हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपके बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 2 का मैं आज की इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आ गई हूँ आपके एग्जाम के लिए, इस साल के लिए और फिर आने वाली सभी वर्षों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जो आपके सिलेबस में जितने भी फिक्शन दिए गए हैं, ब्रिटिश फिक्शन, अमेरिकन फिक्शन और इंडियन पॉपुलर जो फिक्शन आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उन सभी फिक्शन यानी नॉवेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगी। आपके सिलेबस में देखो, ए टेल ऑफ टू सिटीज़, प्राइड एंड प्रेजुडिस, टू किल ए मॉकिंग बर्ड, द ओल्ड मैन एंड द सी, द वाइट टाइगर एंड द डॉलर बहू, ये सारे फिक्शन दिए गए हैं और सभी नॉवेल से जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे आपके एग्ज़ाम में वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे और ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिनकी सब्जेक्टिव पेपर होती है उनके लिए मैंने महासंग्राम रिवीजन क्लास एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास चैप्टर वाइज यानी यूनिट वाइज अपलोड कर दी है, तो आप प्लेलिस्ट में चेक करके पढ़ लीजिएगा। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक सीक्वेंस में देखते चलेंगे। फर्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द हीरो इन द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो कौन हीरो था, पढ़ा चुकी हूँ, आपको याद होगा, डार्सी। डार्सी हीरो था प्राइड एंड प्रेजुडिस में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, डार्सी। सेकेंड आपका क्वेश्चन है, हु इज़ द हीरोइन इन द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो हीरोइन का नाम याद है ना आपको, एलिजाबेथ बेनेट, जिसकी शादी होती है डार्सी के साथ। ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका राइट है, एलिजाबेथ बेनेट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द विलेन इन द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, प्राइड एंड प्रेजुडिस जब आपने पढ़ा था तो आपने देखा था ना कि कौन विलेन है, जॉर्ज विकहम, जो कि शुरू में बहुत जेंटलमैन टाइप का लगता है, बट पता क्या चलता है आगे चलकर स्टोरी में कि ये विलन है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है, जॉर्ज विकहम। और देखिए आपके सिलेबस में जितने भी फिक्शन है वो सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसकी पूरी समरी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिसेस बेनेट्स ओनली गोल ऑफ लाइफ इज़ टू सी। तो मिसेस बेनेट के लाइफ का गोल क्या था, जो उनका एकमात्र गोल था वो क्या था, हर डॉटर्स मैरिड, ताकि उनकी बेटियों की शादी हो जाए, जो उनकी 5 बेटियां हैं उनकी शादी हो जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है, हर डॉटर्स मैरिड, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट्जविलियम है, इस स्टोरी में फिट्जविलियम कौन था, क्या ये चार्ल्स बिंगले का कज़िन था? नो, ये कज़िन था डार्सी का। जो हीरो है डार्सी, उसका कज़िन था फिट्जविलियम। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मिस बिंगले डिसलाइक एलिजाबेथ। व्हाई डज मिस बिंगले, जो मिस बिंगले थी वो क्यों एलिजाबेथ को पसंद नहीं करती थी। मिस बिंगले जो थी चार्ल्स बिंगले की छोटी बहन थी, जो अनमैरिड थी, शादी नहीं हुई थी। तो ये एलिजाबेथ को पसंद इसलिए नहीं करती थी बिकॉज शी इज़ जेलस ऑफ डार्सीज ग्रोइंग अट्रैक्शन टू एलिजाबेथ। वो इसलिए जलती थी, पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जो डार्सी था वो काफ़ी ज़्यादा एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था और डार्सी एलिजाबेथ को पसंद करने लगा था। जबकि ये जो मिस बिंगले थी ये भी डार्सी को चाहती थी। तो अब कहीं ना कहीं अगर ये जिसको चाहती है वो किसी और को चाहे तो जलना स्वाभाविक है, तो इस कारण मिस बिंगले एलिजाबेथ को नापसंद करती थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, द बेनेट फैमिली लीव्स इन द विलेज ऑफ। तो बेनेट फैमिली किस विलेज में रहती थी, वो रहती थी लॉन्गबर्न विलेज में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिस्टर डार्सी ऑफेंड एलिजाबेथ एट द फर्स्ट बाल पार्टी। देखो, जो फर्स्ट बाल पार्टी रखी गई थी उसमें मिस्टर डार्सी ने किस तरह से एलिजाबेथ को ऑफेंड किया, मतलब किस तरह एलिजाबेथ चिढ़ जाती है डार्सी से, कैसे ये एलिजाबेथ को हर्ट कर देता है। तो ये क्या ऐसा करता है डार्सी कि एलिजाबेथ हर्ट हो जाती है, दुखी हो जाती है। बिकॉज ही रिफ्यूज़ेज टू डांस विद हर, वो मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है उसके साथ डांस करने के लिए। जब बिंगले बोलता है डार्सी से कि तुम एलिजाबेथ के साथ डांस कर लो पार्टी में, तो डार्सी कहता है कि यार ये एलिजाबेथ भी कुछ खास खूबसूरत नहीं है, मेरे टाइप की नहीं लगती। तो ये बात एलिजाबेथ सुन लेती है, तो यही डार्सी की बात एलिजाबेथ को बहुत हर्ट करती है और गुस्सा भी दिलाती हैं, जिस वजह से एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा नफरत करती है डार्सी से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजाबेथ्स बेस्ट फ्रेंड इज नेम्ड।
एलिजाबेथ की जो बेस्ट फ्रेंड है इस नॉवेल में उसका नाम क्या है? तो आपको याद है ना, नाम मैंने बताया था शार्लेट लुकास। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच बेनेट डॉटर डज मिस्टर कॉलिंस प्रपोज मैरिज? वो कौन सी बेनेट बहन है, बेनेट की वो कौन सी बेटी है जिसको मिस्टर कॉलिंस ने प्रपोज किया था शादी के लिए? तो किसको किया था कॉलिंस ने प्रपोज? क्या जेन को किया था, लेडिया को किया था, मैरी को किया था? नहीं ना, एलिजाबेथ को किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 एलिजाबेथ आपका राइट आंसर है। बट एलिजाबेथ कॉलिंस को रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि तुम बेवकूफ़ आदमी हो। और जब उसकी दोस्त शार्लेट लुकास कॉलिंस से शादी करती है तो पछताती है, मतलब थोड़ा इंसल्ट फील करती है। तो यहाँ पर एलिजाबेथ आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर बेनेट्स 5 अनमैरिड डॉटर्स आर? तो अनमैरिड डॉटर्स कौन थी मिस्टर बेनेट की? तो आप पहले अपना ऑप्शन पढ़ेंगे, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। आप जब ऑप्शन देखेंगे तो आप देखेंगे जेन, एलिजाबेथ, लेडिया, शार्लेट एंड मैरी। तो शार्लेट तो इनकी बेटी नहीं थी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जेन, एलिजाबेथ, लेडिया, रोज़ एंड मैरी, तो आप देखिए रोज़ भी नहीं थी, जॉर्जिनिया तो उसकी बहन थी ना। डार्सी की, तो ये तीनों आपका ऊपर से राइट नहीं है। नेक्स्ट वाला है 4 वाला, जेन, एलिजाबेथ, लेडिया, मैरी एंड कैथरीन, ये 5 डॉटर्स थी मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अच्छा देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हु एलोप्स विद लेडिया? लेडिया किसके साथ, मतलब लेडिया के साथ कौन भागता है? एलोप्स मतलब होता है भागना। तो नॉवेल में आपने देखा लेडिया भागकर शादी करती है, तो किसके साथ वो भागती है? जॉर्ज विकहम के साथ भागती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर डू द बिंगले एंड डार्सी गो फॉर द विंटर? बिंगले एंड डार्सी विंटर में कहाँ पर चले जाते हैं? तो कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। पहले ये कहाँ रह रहे थे? नीदरफील्ड पार्क में रह रहे थे, बट अब ये विंटर में लंदन चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अब देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डार्सी प्रपोज फॉर द फर्स्ट टाइम एलिजाबेथ? व्हेन डार्सी प्रपोज, जब डार्सी प्रपोज करता है फर्स्ट टाइम एलिजाबेथ को, तो एलिजाबेथ क्या करती है? एलिजाबेथ टर्न्स हिम डाउन, एलिजाबेथ उसे रिजेक्ट कर देती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु पेज ऑफ विकहम? विकहम को कौन पे करता है कन्विंसिंग हिम टू मैरी लेडिया? और लेडिया से शादी करने के लिए, देखो जब विकहम लेडिया के साथ भाग जाता है तो विकहम शादी करने से मना करता है लेडिया के साथ कि जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे मैं शादी नहीं करूँगा। तो अब देखो, पहले टाइम में क्या होता था कि लड़कियां जिसके साथ भाग जाएं, जिस टाइम पे ये नावल लिखा जेन ऑस्टेन ने, तो उसके शादी होती थी तो बदनामी से वो बचते थे। तो अब ये विकहम शादी नहीं करने को कह रहा है, ये मनी मांग रहा है, तो उसको कौन देता है? डार्सी देता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अब देखिए, अगला है, जेन ऑस्टेन वाज बॉर्न। देखो राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो जेन ऑस्टेन वाज बॉर्न, इनका बॉर्न कब हुआ था? तो ये पैदा हुई थी इंग्लैंड में 1775 में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। मिस्टर बिंगले व्हेन ही अटेंड्स द बेल इन द मैराथन सीम्स टू अट्रैक्ट टू? जब मिस्टर बिंगले मैराथन में बाल पार्टी को अटेंड करते हैं तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? तो वो जेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसे पसंद करने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जेन आपका राइट आंसर है। अब देखें, ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ आपका जो फिक्शन है, ब्रिटिश फिक्शन, जिसको लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। तो अब हम इस फिक्शन से इम्पोर्टेंट MCQ को देखने वाले हैं। चलिए, द नॉवेल वॉज पब्लिश्ड इन, तो यहाँ पर अब ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ जो प्ले है, जो नॉवेल है, वहाँ से आपका MCQ है। तो ये नावल कब पब्लिश्ड हुआ? तो कब पब्लिश्ड हुआ था ये नावल? ये नावल पब्लिश्ड हुआ था 1859 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। देखो मैं जो राइट आंसर है वही पढ़ रही हूँ, तो आप लोग ना एग्जाम में बहुत अच्छे से अपना ऑप्शन देखिएगा, फिर जो राइट लगेगा वो लगाइएगा। वैसे नावल इतना ईजी हो जाता है पढ़ने के बाद समरी कि आप इसका MCQ क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाता है। अब देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन, द 2 सिटीज़ रिफर्ड टू इन द टाइटल आर? वो कौन सी 2 सिटीज़ हैं जिनको ये टाइटल रिफ़र करता है? ए टेल ऑफ 2 सिटीज़, टेल मतलब कहानी, कहानी 2 शहरों की। तो कौन सा 2 शहर इस नावल में है? लंदन एंड पेरिस। इसमें 2 जगह की सेटिंग रखी गई है, लंदन एंड पेरिस की। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला आप देखेंगे, हु डज लूसी मैनेट मैरी?
कौन लूसी मैनेट से शादी करता है? देखो, चार्ल्स डार्ने की शादी लूसी मैनेट के साथ होती है, जबकि जो सिडनी कॉटन था वो भी पसंद करता था लूसी को, बट लूसी डार्ने को पसंद करती थी, तो ये एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अब देखिए, द प्लॉट ऑफ द स्टोरी सेंटर्स अराउंड विच 2 कैरेक्टर्स। ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ नावल का जो पूरा प्लॉट है वो किस 2 कैरेक्टर्स के ऊपर घूमता है? तो वो 2 कैरेक्टर हैं, बाप और बेटी, लूसी मैनेट एंड डॉक्टर मैनेट, जो फादर हैं लूसी के। तो इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा नावल जो है घूमता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अब देखेंगे, अगला इंपॉर्टेंट है आपका, हु प्रोमिसेस, कौन प्रॉमिस करता है लूसी मैनेट दैट ही वुड इफ़ नेसेसरी डाई फॉर हर। लूसी मैनेट से कौन प्रॉमिस करता है कि अगर लूसी को जब भी उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी तो वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है? तो वो बंदा था सिडनी कॉटन। और एंड में आप देखते हैं कि ये सिडनी कॉटन अपने प्यार के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देता है। चार्ल्स डार्ने की जैसे इसकी हम शक्ल, मतलब दोनों हम शक्ल थे, और चार्ल्स डार्ने लूसी का हस्बैंड था जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, मौत की सज़ा सुनाई गई थी। तो सिडनी कॉटन चुपके से वहाँ बैठ जाता है, डार्ने को बाहर निकाल लेता है सिर्फ लूसी के लिए, कि उसने लूसी से वादा किया था कि उसके लिए खुद को भी, मतलब खुद की जान भी वो गंवा सकता है, और एंड में वो ऐसा ही करता है। तो सिडनी कॉटन है वो, ऑप्शन नंबर 2 राइट आपका आंसर है। अब देखिए, अगला है, वेयर डज लूसी मैनेट थिंक हर फादर हैज़ बीन। लूसी मैनेट क्या सोचती है अपने फादर के बारे में कि उसके फादर क्या हो गए? डेड, यानी मर चुके हैं, क्योंकि इसे लगता था कि इसके फादर अब इस दुनिया में नहीं हैं, मर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अब देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर मैनेट स्पेंड इन प्रिजन। प्रिजन मतलब होता है जेल में। तो डॉक्टर मैनेट कितने सालों तक जेल के अंदर रहे? देखो, इनको बैस्टिल के किले में रखा गया था, बंद करके फ्रांस में। तो क्यों रखा गया था, मैंने पूरा नावल पढ़ा दिया तो आपको तो पता ही होगा। तो ये कितने सालों तक प्रिजन के अंदर रहते हैं? ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, मतलब 18 साल तक ये लगभग जेल के अंदर गुजारते हैं, जिस वजह से ये पागल हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, डॉलर बहू जो फिक्शन है, इंडियन फिक्शन है, सुधा मूर्ति ने लिखा है, वहाँ से। तो हम सभी का देख लेंगे। अब चलिए डॉलर बहू से देख लेते हैं कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डॉलर बहू डॉलर बहू है क्या है? नॉवेल है, ड्रामा नहीं है, शॉर्ट स्टोरी नहीं है, ये नॉवेल है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन है, डॉलर बहू इज़ रिटन बाई। डॉलर बहू को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? अनीता देसाई ने लिखा है, सुधा देसाई ने लिखा है? नहीं, सुधा मूर्ति ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। डॉलर बहू वॉज ओरिजिनली रिटन इन। डॉलर बहू की जो मूल भाषा है वो कौन सी है? किस भाषा में इसको लिखा गया? देखो, ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया था सुधा मूर्ति के द्वारा, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है वो कन्नड़ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, गिरीश इज ए। गिरीश है तो गिरीश क्या है? गिरीश एक बैंक का लड़का है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है, चंद्रशेखर इज ए। चंद्रशेखर कौन है? तो ये इस नॉवल में सिविल इंजीनियर होता है जो अमेरिका में रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका राइट है, सिविल इंजीनियर। और गिरीश और चंद्रशेखर दोनों भाई थे, याद रखिएगा। डॉलर बहू रिफर्स टू। डॉलर बहू किसके लिए रिफ़र करता है? मतलब विनुता के लिए, सुरभि के लिए, विनीता के लिए या जमुना के लिए? तो देखो, जमुना का जो हस्बैंड था वो अमेरिका में रहता था, डॉलर कमाता था, तो इसलिए इसकी जो सास गौरम्मा थी उसकी नज़र में विनुता अपनी बहू से ज़्यादा जमुना की इज्जत थी। वो जमुना को पसंद करती थी उसके साथ। विनुता को कई बार डांटती थी, इंसल्ट भी कर देती थी जमुना के सामने ही। तो जमुना थोड़ा घमंडी टाइप की औरत थी, लेकिन ये डॉलर बहू जो है इसी के लिए रिफ़र करता है। टाइटल का नाम भी इसके ऊपर ही है। अब मैंने जो नावल पढ़ाया है आप ज़रूर पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका राइट है। अगला है, जमुना इज़ वाइफ ऑफ। तो जमुना किसकी वाइफ है? आपको तो पता ही है, ये चंद्रू की वाइफ है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है, विनुता इज़ वाइफ ऑफ। विनुता किसकी पत्नी है? तो ये गिरीश की पत्नी है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। और जमुना और विनुता दोनों देवरानी जेठानी हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर इज कॉल्ड। चंद्रशेखर कहा जाता है? तो देखो, इस नॉवेल में चंद्रशेखर को चंद्रू भी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। अगला है, शामन्ना इज़ फादर ऑफ। सामन्ना किसका फादर है? तो आपको तो पता ही है कि गिरीश, चंद्रू और सुरभि का फादर है। गिरीश और चंद्रू भाई हैं, सुरभि इनकी बहन है और शामन्ना इनके फादर हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, हु इज़ ए सिंगर
इन द नॉवेल, हु इज़ ए सिंगर इन द नॉवेल, इस नॉवेल में सिंगर कौन है? तो देखो विनुता जो है वो सिंगर है, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और चंद्रू को पहली बार इससे ही प्यार होता है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स इसे बता नहीं पाता और अमेरिका चला जाता है और बाद में विनुता की शादी उसके भाई से हो जाती है और बाद में फिर चंद्रू की शादी होती है जमुना के साथ। तो इसमें सिंगर है विनुता, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। श्यामन्ना है ए स्कूल टीचर, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ये स्कूल में टीचर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विनुता है, ये भी स्कूल टीचर है, ये ससुर है श्यामन्ना, विनुता इनकी छोटी बहू है। तो ससुर और छोटी बहू दोनों स्कूल टीचर हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है गौरम्मा इज़ वाइफ ऑफ, गौरम्मा किसकी पत्नी है? श्यामन्ना की पत्नी है। गौरम्मा और श्यामन्ना हस्बैंड वाइफ हैं, मम्मी पापा हैं इस नावल में और इनके ही बेटा बहू हैं ये लोग। और गौरम्मा काफ़ी ग्रीडी मदर है जो सिर्फ पैसों के अकॉर्डिंग बच्चों को प्यार देती है, जो डॉलर कमाता है उसकी वाइफ को ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा प्यार देती है अकॉर्डिंग टू विनुता, याद रखिएगा। तो ये वाइफ है श्यामन्ना की, याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज गौरम्मा गो टू अमेरिका, गौरम्मा अमेरिका क्यों जाती है? तो देखो जब ये अमेरिका जाती है, इसको बड़ा अपने बहू पे प्राइड था और अमेरिका जाकर इसका घमंड चूर चूर हो जाता है, तब उसे अपनी छोटी बहू विनुता का प्यार याद आता है। तो ये गौरम्मा जाती है अमेरिका अपनी पोती की देखभाल करने के लिए, जमुना को बेटी हुई थी, टू टेक केयर ऑफ मानसी का ख्याल रखने के लिए। मानसी गौरम्मा की पोती थी, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ डॉलर बहू इज सेट इन, जो स्टोरी डॉलर बहू है वो सेट है, तो कहाँ पर ये सेट है? देखो इसमें इंडिया और अमेरिका दोनों जगह दिखाई गई हैं, तो ये डॉलर बहू सेट है इंडिया और अमेरिका दोनों में, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अब देखो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। गौरम्मा लव्स जमुना बिकॉज, गौरम्मा जमुना को प्यार करती है, गौरम्मा सास है, जमुना बहू है। तो गौरम्मा अपनी बड़ी बहू जमुना से ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि जमुना इज़ डॉलर बहू, क्योंकि जमुना डॉलर बहू है, अमेरिका में रहती है, जमुना का हस्बैंड डॉलर कमाता है, जबकि छोटी बहू विनुता का हस्बैंड रुपीज़ कमाता है, इसलिए इनकी ज़्यादा वैल्यू है, तो इसलिए इसको प्यार करती है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन है, गौरम्मा इज़ आफ्टर, गौरम्मा है, देखो आफ्टर यहाँ यूज़ हुआ है इसलिए कि गौरम्मा कैसी महिला है? तो ये मनी टाइप की महिला है, मतलब मनी टाइप का मतलब ये ग्रीडी माँ है ना, 2 बेटा हैं 2 बहू हैं, तो जो डॉलर कमाता है उसको ज़्यादा प्यार देती है, उसकी बीवी को ज़्यादा प्यार देती है, तो थोड़ा ग्रीडी टाइप की मदर है और एंड में थोड़ा इसको समझ आ जाता है कि ये गलत कर रही थी डॉलर बहू को ज़्यादा प्यार देके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अगला है गौरम्मा लव करती है किससे? जमुना से, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, बिकॉज शी इज़ डॉलर बहू। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आएगा। द नॉवेल इज़ डिवाइडेड इनटू, देखो नॉवेल चैप्टर्स में डिवाइड होता है, तो जो डॉलर बहू नॉवेल है ये कितने चैप्टर्स में डिवाइड है? तो ये 27 चैप्टर्स में डिवाइड है, ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। ग्रीस गेट्स ट्रांसफ़र टू, ग्रीस कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब ये कहाँ चला जाता है अपनी वाइफ के साथ? तो देखो इसकी वाइफ को तो वैसे भी इसकी माँ कुछ समझती नहीं थी, क्योंकि ये लोग रुपीज़ कमाते थे और अमेरिका में डॉलर कमाया जाता था बड़े बेटे के द्वारा, तो इसलिए ये अपनी वाइफ को लेकर दूसरी जगह सेटल हो जाता है और वो जगह थी धारवाड़, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है, डॉलर बहू वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, देखो फर्स्ट पब्लिश्ड कब हुआ था डॉलर बहू, और देखो नॉवेल से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे कि पब्लिश्ड कब हुआ, तो इसलिए याद रखिएगा ये 2003 में पब्लिश्ड हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, एकदम रट लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीचे वाला भी इम्पॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन है द कन्नड़ टाइटल ऑफ डॉलर बहू इज़, डॉलर बहू का कन्नड़ टाइटल क्या है? तो इसका कन्नड़ टाइटल है डॉलर सोस। अब आप सोचेंगे सास क्या, तो नहीं, सोस मतलब बहू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉलर बहू को कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया था, तो इसका टाइटल सुधा मूर्ति ने रखा था डॉलर सोस। जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तब इसका टाइटल हुआ डॉलर बहू। तो इसका कन्नड़ टाइटल याद रखिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अब हम देखेंगे टू किल ए मॉकिंग बर्ड, जो फिक्शन आपके सिलेबस में दिया गया है अमेरिकन फिक्शन, उससे इम्पॉर्टेंट MCQ को। टू किल ए मॉकिंग बर्ड को लिखा था हार्पर ली ने, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से भी एग्जाम में जो इम्पॉर्टेंट MCQ आएंगे वो आप देख लेते हैं।
आपका फर्स्ट इसमें क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ बू रैडली। बू रैडली का रियल नेम क्या था? तो आर्थर था। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है हु फाउंडेड फिंच लैंडिंग। कौन फाउंड करता है, खोज करता है फिंच लैंडिंग की? तो सिमोन फिंच करता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन है हु रन्स अवे फ्रॉम होम। घर से अपने कौन आया है? तो देखो इस स्टोरी में, इस नॉवेल में कौन आता है? तो डिल आता है ना। डिल आता है स्काउट के नेबर के पास, मतलब स्काउट के पड़ोसी में ही इसकी आंटी का घर था डिल का, तो ये छुट्टियों में आया था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, डिल। अगला है टू किल ए मॉकिंगबर्ड वॉज पब्लिश्ड इन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी नॉवेल हैं सबका पब्लिश डेट, राइटर का नाम याद रखना है। तो टू किल ए मॉकिंगबर्ड पब्लिश्ड हुआ था आपका देखो 1960 में। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है हार्पर ली इज एन। हार्पर ली हैं, ये अमेरिकन ऑथर हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है द सेटिंग ऑफ द नॉवेल इज। इस नॉवेल की सेटिंग है अलाबामा के एक टाउन मैकॉम्ब में। ये एक फिक्शनल टाउन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। आपका अगला देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट टू किल ए मॉकिंगबर्ड। क्या सच है टू किल ए मॉकिंगबर्ड? मॉकिंगबर्ड एक चिड़िया होती है। जब मैंने ये नॉवेल आपको पढ़ाया था तो इसके बारे में बताया था, तो आप पहले नॉवेल पढ़ लीजिएगा। आप नॉवेल पढ़ेंगे तभी MCQ अच्छे से समझ में आएगा, वरना यहाँ पे एक एक वर्ड देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? नॉवेल पढ़ने के बाद ही आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखो क्या सच्चाई है टू किल ए मॉकिंगबर्ड की? तो देखो ये है एक, इट इज़ ए ट्रू स्टोरी। यहाँ पर यही आपका राइट आंसर होगा। तो अब आप सोचेंगे कि क्या मैम ये हार्पर ली ने एकदम एक रियलिटी स्टोरी लिखी है क्या, ऐसा सच में हुआ था? तो देखो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं फिक्शनल हैं और ये पूरी तरह से एक फिक्शन है, बट इसमें जो हार्पर ली ने दिखाया है नस्ल भेद को दिखाया है जो यूरोप में और अमेरिका में एकदम आम था उस टाइम पर, और ऐसा होता था। मतलब जो ब्लैक लोग होते थे उनको हमेशा से वाइट लोगों के थ्रू दबाया जाता था। तो वही चीज़ दिखाई गई है कि एक इनोसेंट आदमी को मार देना जो बेकसूर हो, जो निर्दोष हो, जिसने गुनाह नहीं किया है। तो इसमें दुनिया की सच्चाई दिखाई गई है, बट ये एक नॉवेल है, एक फिक्शनल नॉवेल है। फिक्शनल कैरेक्टर्स इसमें उन्होंने ऐड किए हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है एट व्हाट एज डिड हार्पर ली डाई। कितनी एज में हार्पर ली की मृत्यु होती है? तो 89। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन है स्काउट एंड जेम आर हाउ ओल्ड व्हेन द नॉवेल बिगिंस। स्काउट जो नरेटर है इस नॉवेल की और जेम इसका भाई है, तो जब नॉवेल शुरू होता है तो इन दोनों भाई बहनों की उम्र क्या थी? तो स्काउट 6 साल की बच्ची है, जेम 10 साल का लड़का है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है, 6 and 10। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्काउट्स रियल नेम। स्काउट का रियल नेम क्या है? तो इसका रियल नेम जीन लुइस फिंच है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एटिकस ऑक्यूपेशन। एटिकस जो कि फादर हैं स्काउट एंड जेम के, इनका ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है? तो आपको तो याद है ना, ये लॉयर थे और टॉम रॉबिन्सन का केस भी ये लड़ते हैं, भले हार जाते हैं लेकिन ये लड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है स्काउट्स मदर डाइड व्हेन स्काउट वाज ओल्ड। स्काउट की मदर नहीं थी, मृत्यु हो गई थी ना, आपने देखा। तो उस टाइम जब इसकी माँ की डेथ होती है तो स्काउट की उम्र क्या थी? तो ये बस 2 साल की बच्ची थी, तब इसकी माँ गुजर जाती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डज द मॉकिंग बर्ड सिम्बोलाइज। मॉकिंग बर्ड जो इसमें टाइटल यूज़ किया गया है ये क्या सिम्बोलाइज करता है, किस चीज़ का ये प्रतीक है? ये प्रतीक है इनोसेंस का, मासूमियत का, कि मतलब एक ऐसी चिड़िया को मार देना जो इनोसेंस है, जो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, इनोसेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डज डिल डेयर जेम टू डू। व्हाट डज डिल डेयर मतलब डिल और जो जेम है वो क्या करते हैं, जेम क्या करता है, डिल उसको क्या कहता है करने के लिए? तो देखो इन लोगों को ना बड़ा इंटरेस्ट हो गया था बच्चों को रैडले हाउस में, और रैडले हाउस में जो बू रैडले रहता था वो कभी घर के बाहर नहीं आया था। इतने सालों से ये रहता मगर किसी ने किसी पड़ोसी ने इसको देखा नहीं था। तो इनका इंटरेस्ट रैडले हाउस में हो जाता है, तो ये ट्राई करते हैं, ट्राई टू मेक बू रैडली कम आउट ऑफ हिज हाउस। ये लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह रैडली जो है वो घर से बाहर निकले ताकि ये लोग उसको देख सकें। तो ये हर वक्त चुपके से रैडले हाउस के अंदर जाया भी करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु टेक्स द चिल्ड्रेन टू द ब्लैंक चर्च।
कौन बच्चों को लेकर जाता है ब्लैक चर्च में, यानी काले लोगों के चर्च में, क्योंकि नस्ल भेद इसमें है, गोरे और कालों के बारे में दिखाया गया है। तो इनकी मेड थी, सर्वेंट थी कलपूर्निया, एक ब्लैक वुमन थी ये, और ये बच्चे जो थे इनकी फैमिली वाइट थी, मगर फिर भी इस ब्लैक वुमेन को ये काफ़ी रेस्पेक्ट देते थे और एक फैमिली मेम्बर की तरह ही अपने घर में रखते थे मिस्टर एटिकस जो थे। तो जब पूरा टाउन इनके खिलाफ हो जाता है कि इनके फादर मिस्टर एटिकस एक ब्लैक आदमी को डिफेंस कर रहे हैं, तो तब कलपूर्निया इनको ब्लैक लोगों के चर्च में लेकर जाती है, जहाँ ब्लैक लोग इन्हें गले लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। What अवार्ड डीड हार्पर ली विन, कौन सा अवार्ड हार्पर ली ने जीता है, कौन सा अवार्ड उनको मिला है? तो प्रेसिडेंटियल मॉडल ऑफ फ्रीडम, जो उनको 2007 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉवेल वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन, देखो ये नॉवेल जब लिखा गया उसी ईयर में ये बहुत ज़्यादा फेमस भी होता है, सक्सेस हो जाता है, और इसको पुलिट्जर प्राइज़ भी दिया जाता है। कब दिया जाता है? 1961 में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो वाइट टाइगर से। यहाँ पर अब जो आपके सिलेबस में वाइट टाइगर है नॉवेल, वहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। द वाइट टाइगर रिटन बाय, वाइट टाइगर किसने लिखा है? तो इसके राइटर का नाम आपको रट लेना है, अरविंद अडीजा। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ये राइटर हैं इस नॉवेल के। अगला क्वेश्चन है, द वाइट टाइगर इज ए, वाइट टाइगर क्या है? ये एक नॉवेल है, एक फिक्शन है नॉवेल, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वाइट टाइगर पब्लिश्ड इन, तो पब्लिश डेट आपको याद रखना है, ये 2008 में पब्लिश्ड हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अब देखो अगला है, द वाइट टाइगर इज ए, वाइट टाइगर एक कैसा नॉवेल है? ये एपिस्टोलरी नॉवेल है। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट है। इसमें जो बलराम था वो लिखता है ना, लेटर लिखता है, उसके थ्रू ये नॉवेल सुनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, द वाइट टाइगर इज़ अबाउट, वाइट टाइगर किसके बारे में है? तो इसमें कास्ट सिस्टम दिखाया गया है, जो बलराम हलवाई था वो किस तरह से, मतलब अपने जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बड़ा आदमी बनता है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाता है, तो वो अपनी स्टोरी इसमें सुनाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका राइट है। कास्ट सिस्टम के बारे में ये है। अगला है, द स्टोरी इज नरेटेड बाई, इस स्टोरी को कौन नरेट कर रहा है? नरेटर कौन है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी सुनाई जा रही है? तो बलराम हलवाई जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन है, हु किल्स अशोक, अशोक को कौन मारता है? तो आपको पता है ना, बलराम मारता है अशोक को। ये काफ़ी घूस वगैरह देता था, मतलब पॉलिटिशियन में थे ना ये अशोक, सब इनकी फैमिली पूरी, तो बलराम मारता है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है, द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नॉवेल इज, इस नॉवेल का प्रोटागोनिस्ट कौन है? प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है हीरो कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है। तो जो मेन हीरो होता है नॉवेल के अंदर, तो उसको लिटरेचर की लैंग्वेज में प्रोटागोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बलराम जो है मेन कैरेक्टर है, प्रोटागोनिस्ट है नॉवेल का, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन है, द वाइट टाइगर वॉन द बुकर प्राइज इन, इसको बुकर प्राइज़ कब मिला? देखो द वाइट टाइगर को बुकर प्राइज़ दिया गया है, तो कब दिया गया था, किस ईयर में दिया गया था? तो 2008 में दिया गया था, जब ये पब्लिश्ड हुआ था उसी ईयर में, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलराम फादर इज ए, बलराम के पिता हैं रिक्शा पुलर, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, रिक्शा पुलर हैं। अगला क्वेश्चन है, अरविंद अडीजा वॉज बॉर्न इन, देखो राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अरविंद अडीजा बॉर्न, इनका बॉर्न कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज बलराम वर्क आफ्टर ही इज पुल्ड फ्रॉम स्कूल, जब ये स्कूल छोड़ देता है तो बलराम जो है कहाँ पर काम करता है? तो ये टी शॉप पर काम करता था, जहाँ काम करने से ज़्यादा ये लोगों की बातें सुना करता था, बड़ी बड़ी बातें सुनने में इसे बड़ा मज़ा आता था। और फिर इसके मन में आता है कि क्यों ये ड्राइविंग सीखे और ड्राइवरी करे, फिर ये अशोक के यहाँ ड्राइवरी करता है, फिर इस बाद में अशोक को मार देता है और फिर अपना खुद का एक बिज़नेस शुरू करता है और ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन जाता है। तो ये एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू करता है पहले, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट स्पोर्ट्स डज पिंकी मैडम प्ले विद राम प्रसाद, कौन सा खेल पिंकी मैडम खेला करती थी राम प्रसाद के साथ? तो क्या खेलती थी?
बैडमिंटन खेलती थी राम प्रसाद के साथ पिंकी मैडम। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है एट द एंड ऑफ नॉवेल, इस नॉवेल के एंड में विजय इज, नॉवेल के एंड में विजय कौन है? अब विजय कौन था नॉवेल के एंड में? आपने पढ़ा है, आपको याद है ना? ये था ए सक्सेसफुल करप्ट पॉलिटिशियन। ये एक सक्सेसफुल करप्ट यानी भ्रष्टाचार राजनीतिक या मतलब पॉलिटिशियन था, नेता था। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बलराम टॉक्स ऑफ विच रिवर इन द नॉवेल, इस नॉवेल में बलराम किस नदी की बात करता है? यहाँ पे आप समझेंगे कि ये किस नदी से बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस नॉवेल में किस नदी के बारे में बताया गया है बलराम के द्वारा? तो गंगा नदी के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अब देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेयर इज बलराम्स ऑफिस, बलराम की ऑफिस कहाँ है? तो बेंगलोर में है। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 बेंगलोर आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब आपके सिलेबस में जो अमेरिकन फिक्शन है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का द ओल्ड मैन एंड द सी, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, एमसीक्यू को देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसको देख लेंगे तो आपका पूरा फिक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक ही वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। चलिए, इसमें आपका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हेन द नॉवेल्स ओपन, जब ये नॉवेल खुलता है, हाउ मेनी डेज हैज़ इट बीन सिंस सैंटियागो लास्ट कॉट ए फिश। तो जब ये नावल शुरू होता है तो कितने दिनों बाद सैंटियागो एक मछली पकड़ता है? तो 84 दिनों बाद पकड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, 84 डेज। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से आपका हु इज सैंटियागोज फेवरेट बेसबॉल प्लेयर। देखो सैंटियागो जो है इस नॉवेल में मेन कैरेक्टर है। हु इज सैंटियागोज फेवरेट बेसबॉल प्लेयर, सैंटियागो का फेवरेट बेसबॉल प्लेयर कौन है? तो कौन है? जो डिमैंगियो है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है ऑफ व्हाट डिड सैंटियागो ऑलवेज ड्रीम, कौन सा सपना सैंटियागो हमेशा देखा करता है? मतलब वो कौन सा सपना है, ड्रीम है जो सैंटियागो देखा करता है? तो लॉयन, शेर के बारे में ये बड़ा ड्रीम देखता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है, लॉयन। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका व्हाट डज सैंटियागो कॉल द सी, सैंटियागो ने सी को क्या नाम दिया है? मतलब इस नोवेल में सैंटियागो जो मेन कैरेक्टर है वो समुद्र को क्या कहता है? तो लामार कहता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है, लामार। अब नेक्स्ट देखेंगे वेयर इज सैंटियागो ओरिजिनली फ्रॉम, सैंटियागो मूल रूप से कहाँ का है? इस नॉवेल में सैंटियागो कौन सी जगह का है? तो ये है कैनरी आइलैंड का। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन है द ओल्ड मैन एंड द सी इज ए, तो ये है एक नॉवेला। अब आप सोचेंगे मैम ये तो नॉवेल है, तो नहीं, देखो ये एक छोटा सा उपन्यास है तो इसलिए छोटे उपन्यास को नॉवेला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अब देखेंगे नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द नॉवेल इज़ रिटन बाई, तो नॉवेल किसने लिखा है? आपको पता है ना नाम, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज पब्लिश्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर नॉवेल का पब्लिश डेट याद रखना है। तो द ओल्ड मैन एंड द सी पब्लिश्ड हुआ था कब? 1952 में। ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है द नॉवेल वॉज अवार्डेड, इस नॉवेल को कौन सा अवार्ड मिला है? तो इसको मिला है पुलिट्जर प्राइज। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है व्हेन डिड द नॉवेल बीन पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन, ये नॉवेल कब पुलिट्जर प्राइज़ पाता है? तो पुलिट्जर प्राइज़ तो इसको मिला है ना, लेकिन किस ईयर में मिला है? तो इसको मिला है 1953 में। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है द लकी नंबर फॉर सैंटियागो इज, सैंटियागो के लिए लकी नंबर कौन सा होता है? आपने देखा कि 84 दिनों तक इसे कोई मछली नहीं मिलती समुद्र से, तो 85 नंबर जो है इसके लिए लकी साबित होता है, क्योंकि 84 दिन तक इसे कोई मछली नहीं मिलती। 85वां जो दिन था उस दिन इसे मछली मिलती है, तो इसीलिए ये वाला लकी नंबर साबित होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका, 85। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट मंथ डज द स्टोरी टेक प्लेस, किस महीने में ये स्टोरी चलती है? मतलब इसमें कौन से महीने की कहानी है? तो इसमें महीना है सितंबर का। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके पेपर नंबर 2 का इंग्लिश लिटरेचर के 5th सेमेस्टर का पूरा एमसीक्यू कवर कर दिया, और यहीं से आपको 90% क्वेश्चन अपने एग्जाम में मिलेंगे। और आप लोग एक बार नॉवेल को भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो हमने पढ़ा दिया है, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।